All right, so hello learners, welcome back to this very brand a new lecture. This is the lecture 10. ठीक है, this is the lecture 10 of our UGC नेट JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन. बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं. एक तो आरपीएससी है, उसके अलावा यूपीपीसीएस है, और अभी आर एमपीपीसीएस ने भी निकाल लिया कि उनके भी आने वाले हैं. उसके अलावा तमिलनाडु पीसीएस, इनके भी सबके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम आ रखे होते हैं. और स्कूल लेक्चरर्स के तो बहुत ज्यादा हैं. स्कूल लेक्चर्स की भी वैकेंसीज आ रखी हैं. तो अगर हम बात करें तो ये यस, दिस आर द लेक्चर्स. और ये जो कोर्स है बेसिकली सबके लिए रिलेवेंट है, क्योंकि कंटेंट सबका सेम है. बहुत विस्तृत, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ा रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम छूटेगा आपसे नहीं. एक रिक्वेस्ट, एक चीज तुमको ये बतानी थी. दूसरी है कि डिस्क्रिप्शन में जाओ, सबसे पहले तो ग्रुप ज्वाइन करो. राइट, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको डेली रूटीन में आपको वहां पर दी जाती है. दूसरा, आपको एक काम करना है कि पहले एक प्लेलिस्ट और बना रखी है हमने यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, और ये पीएसआई और यूपीएससी के लिए भी बहुत जरूरी है. तो वहां पर भी आपको जो है ये रिलेवेंट है. ठीक. अगर हम बात करें इसकी, तो सरन मैम, या तो आपको क्या करना है, वो जाकर के वीडियोस पूरी देखनी है. जैसे जॉन लॉक वाला लेक्चर वहां पर आपको ऑलरेडी अपलोड है, तो उसको हमने पूरा थीमेटिक, पूरा बहुत सारी चीजें, एडिटिंग बहुत सुपर्ब है, और बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन किया है. कंटेंट जबरदस्त है, उसको जाकर के एक बार सुनना, बहुत मजा आएगा आपको, और देखना भी सही. राइट. ओके. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम बात करें तो बायोग्राफी पे ज्यादा ध्यान देंगे नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, ये वाली जो लेक्चर सीरीज है, ये वाली जो प्लेलिस्ट है ना, यहाँ से क्वेश्चन निकालना चाहते हैं बस. ठीक है, ज्ञान और नॉलेज और इस तरीके से पढ़ने वाली बातें उस वाले लेक्चर्स में हमने की है. तो आपको वो वाला लेक्चर देखना, तो वही जाकर के आप देख सकते हो. 1632 से 1704 तक इनका टाइमलाइन रहा है. तो प्यूरिटन फैमिली में रहे हैं. पूरा पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्योंकि पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, है ना. उन वाले लेक्चर्स में लिंक डिस्क्रिप्शन में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. दो लेक्चर देखो, बस खत्म, फिनिश, खल्लास. आगे इसी को रिवाइज करना है. नोट्स चाहिए, आ जाओ ग्रुप में. हाँ, सब कुछ दे दिया. ओके. तो बात करते हैं प्यूरिटन फैमिली. 29 अगस्त 1632 में इनका बोर्न हुआ. उसके बाद बात करते हैं, तो ऑक्सफोर्ड में ऑक्सफोर्ड से इन्होंने एमए करा. और विग पार्टी, एक बहुत बड़े राजनेता थे उस समय में, विग पार्टी के संस्थापक थे लॉर्ड एशली. 1666 में उनसे इनकी भेंट भी हुई. और अगर हम बात करें तो गौरवपूर्ण क्रांति इनके टाइम पर हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोरियस रेवोल्यूशन. अभी समझाऊंगा क्या होता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन, क्या है. नेक्स्ट हम बात करते हैं विग दल के सदस्य भी थे ये. ठीक है, तो ये बात है भाई. अच्छा, ग्लोरियस रेवोल्यूशन बेसिकली क्या था, 1688 में ही हुआ. तो एक तरफ विग्स थे, दो पार्टीज होती है हमेशा, और एक तरफ, दूसरी तरफ कौन थे, टॉरिस. कौन, टॉरिस थे. अब विग्स जो है ये थे आपके पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट में बिलीव रखने वाले, लोकतंत्र वगैरह. और टॉरिस जो थे ये कंजर्वेटिव थे, राजतंत्र, राजा वगैरह. ठीक है. तो ये जनक्रांति थी, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सम्राट जेम्स वन जो है, राज सिंहासन त्याग करना पड़ा, और उनकी बेटी मैरी और मैरी के पति विलियम्स ऑफ ऑरेंज को राजगद्दी पर बिठाया गया. और अगले ही साल 1689 में मैरी व विलियम ने बिल ऑफ राइट्स लेकर के आ गए. और क्या करा इन्होंने, कि जो एब्सोल्यूट मोनार्की की बात की जा रही थी, संवैधानिक राजतंत्र और सीमित सरकार, वो यहाँ पर, मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की को हटा करके सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट का आइडिया यहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया गया. ठीक. अब एक और आता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं राय हाउस प्लॉट एंड मनमोथ रेबेलियन. तो जो ब्रिटेन के सम्राट थे, चार्ल्स सेकंड, 1683 में उसको मारने के लिए रचा गया था, लेकिन वो बच गया. और माउंट, अगर हम बात करें माउंट माउथ विद्रोह, क्या है, ये 2 साल बाद ही हुआ उसके. तो इसमें जो मोनमोथ नाम के राजवंशी उत्तराधिकारी के नेतृत्व में उन लोगों ने किया था, जो जेम्स सेकंड को पद से हटाना चाहते थे. ठीक है. तो इन घटनाओं में जॉन लॉक का नाम षड्यंत्र कार्यों के समर्थक के रूप में आता है. और बताओ, इसी कारण चार्ल्स द्वितीय ने आदेश पर 1684 में क्राइस्ट चर्च कॉलेज से उनको पदानुमुक्त भी कर दिया था. तो ये बात है भाई. तो जॉन लॉक्स की ये एक बात थी. और लॉक की कृतियां कौन कौन सी आती है, ये देख लेते हैं भाई. लॉक की कृतियां कौन कौन सी है. पहले आता है ऐसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर, 1676 से. दूसरा आता है लेटर ऑन टॉलरेशन, है ना, 1689 में. क्रोनोलॉजिकली याद रखेंगे. फिर आता है सबसे बड़ा इनका जो काम है, टू ट्रेटाइटिस ऑन सिविल गवर्नमेंट, या, और अगर हम बात करें 1690 में ही है. और इसमें टू ट्रेटाइटिस में जो रॉबर्ट फिल्मर थे, उनका जो देवी सिद्धांत था, उसकी आलोचना करते हुए कहा कि नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, कि भाई हॉब्स ने भी यही कहा था कि कृत्रिम स्टेट जो है, कृत्रिम आविष्कार है. राइट. तो इनके जो लॉक की अगर हम बात करें अपने बहुत से विचारों के लिए, द लॉ ऑफ एक्लेसियल, सॉरी, एक्लेसियास्टिकल
पॉलिटिकल लेखक रिचर्ड हुकर करनी था, यह इनका हम बोलते हैं। क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये बोलते हैं कि आप ना इस बुक के अंदर बेसिकली इन्होंने, जिसकी हम बात करें, टू ट्राइटिस ऑफ सिविल गवर्नमेंट, उसमें फर्स्ट जो ट्रीटी है, उसमें रॉबर्ट फिल्मर ने जो किताब की पेट्रियार्का, जिसके अंदर उन्होंने देवीय सत्ता, यानी कि हम डिवाइन थ्योरी की बात करते हैं स्टेट ओरिजिन की, उसको इन्होंने क्या करा, उसको नकार दिया, राइट। उसका खंडन किया किसने, हमारे लॉक ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड ट्रेटाइटिस में, तो टू ट्रेटाइटिस है ना, तो सेकंड ट्रेटाइटिस में जो लिवाइटन है हॉब्स का है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वो निरंकुश प्रभु सत्ता है, उसका भी विरोध किया इन्होंने। तो इस बुक का असली नाम तो है एन ऐसे कंसर्निंग द ट्रू ओरिजिनल एक्सटेंट एंड एंड ऑफ सिविल गवर्नमेंट। ये बहुत जरूरी है, यहां से बनता है क्वेश्चन, यहां से बनेगा। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई कि जो सेकंड ट्रेटाइटिस लिखी गई ना, ये कुछ भी नहीं, जो विग पार्टी है जिसके ये मेंबर थे, उसी का ही उसी की किताब है, इनको ऐसा लगता था। तो ये बोलते थे शेफ्टवरी वो और विग की राजनीति का प्रचार करने के लिए ये वाली किताब लिखी गई। उसके बाद एक बुक है एन एसेस कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, 1689 में ये थी। वही ह्यूमन नॉलेज को लेकर के, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को लेकर के अनुभववाद का इसके अंदर वर्णन किया गया है। यह ज्ञान मीमांसा, जिसको हम एपिस्टिमोलॉजी बोलते हैं, उस पर आधारित है, ठीक है। तो और लॉक की पुस्तक है बेसिकली ऐसे कंसर्निंग द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इसमें अनुभववादी सिद्धांत को लेकर के आया है, ठीक है। हम इसकी बात, उसका आता था सेकंड लेटर टू टॉलरेशन, अगर हम इसकी बात करें तो 1690, सॉरी या जस्ट अ सेकंड, ओके। सो सेकंड लेटर ऑन टॉलरेशन 1690 एंड थर्ड लेटर ऑन टॉलरेशन 1692, ये जॉनस फ्रोस्ट के जवाब देते हुए प्रकाशित की गई थी। एंड सम थॉट्स ऑन एजुकेशन ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये 1695 में वाली किताब लिखी गई थी, क्रोनोलॉजी याद रखें। अच्छा, एक ये भी याद रखो, लॉक का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, इसको हम बोलते हैं कोरिस्लेट। इसका मतलब होता है टेबुलर रासा, मतलब व्यक्ति की बुद्धि जन्म के समय पर कोरिस्लेट की तरह होती है, फिर ज्ञान रूपी अक्षर उस पर अनुभवों से लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आप एक्सपीरियंस करके ही जो है ज्ञान पा सकते हैं, ये इनका मानना था। लेकिन जन्म के टाइम पर इंसान टेबुलर रासा होता है, तो मतलब ये अरिस्तु और प्लेटो इनसे तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, जो बोलते थे कि नॉलेज कम फ्रॉम इनसाइड, राइट, उनसे तो बिल्कुल भी ये अग्री नहीं करते। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई लेबर थ्योरी प्रॉपर्टी मतलब क्या है भाई। यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर कोई पर्सन अपना लेबर देता है किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर, तो वो उस पर अपना मालिकाना हक अदा कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, ठीक। तो जॉन लॉक के अनुसार जो व्यक्ति ने अपने श्रम व योग्यता से जो संपत्ति बनाई है, उस पर उसका पूरा अधिकार है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जो राज्य है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो निजी संपत्ति के सबसे बड़े प्रोपोगेटर है ये, है ना। तो निजी संपत्ति में लोक का तात्पर्य भूमि से है ना। तो यहाँ यह तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति भगवान द्वारा प्रदान की गई चीजों के साथ अपना श्रम को मिला दे, राइट। और अप्रतिबंधित और अबाध अधिकार है भाई ये, है ना, कोई छीन नहीं सकता आपसे। तो लोक की संपत्ति का श्रम सिद्धांत से प्रभावित है। तो बात करें क्लास की, अर्थशास्त्री है डेविड रिकार्डो, उनका कहते हैं मूल्य का जो श्रम सिद्धांत है, वह वैज्ञानिक समाजवादी कार्ल मार्क्स का जो प्रसिद्ध अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, वो हम बात करते हैं, वो इनसे प्रभावित है। पर उसके अलावा अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड, बात करते हैं, लोग कहते हैं कि जो मनुष्य को संपत्ति का जो असीमित अधिकार नहीं होता है, पर वो कहते हैं कि तीन महत्वपूर्ण सीमा है इसकी। क्या है? तीन महत्वपूर्ण लिमिटेशन है, बाउंडेशन है, वो हम यहाँ पर देखते हैं। वो कौन सी है? पहली आती है श्रम सीमा, कि जितना श्रम मिलेगा उतना ही संपत्ति मिलेगी। दूसरा, पर्याप्यता सीमा, तो जितनी आवश्यकता उतनी रखो, बाकी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ दो, सीधी सी बात है। फिर आता है विनाश सीमा, स्पॉइलेज, तो कहते हैं जितनी का सदुपयोग हो उतना ही रखे, ईश्वर ने कोई वस्तु बिगाड़ने या नष्ट करने के लिए नहीं बनाई है। तो ये तीन चीजें हैं, यहीं से क्वेश्चन बनता है। हम्म आलोचकों के अनुसार मुद्रा के आविष्कार के बाद ये सीमाएं व्यर्थ हो गई थी, विशेषकर विनाश वाली सीमा, कोई मुद्रा नॉन स्पॉइल होती है। अच्छा, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर, अच्छा, ये मैं आपको सुनने की इतनी जरूरी बात बोली है, बताता हूँ कि भाई देखो, उसके पहले ना प्लीज जो है मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड या मैं ऐसे तो बोलता नहीं हूँ आमतौर पर आज बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डू लाइक द सेशन, ओके, यू हैव टू लाइक द सेशन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूँ आपको राइट। तो आप ही का सपोर्ट चाहिए, बाकी तो क्या, किसी से डरता नहीं है हम किसी भी चीज को लेकर के आने में।
तो फ्री में जब चीजें अवेलेबल कराते हो ना आप, तो आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सपोर्ट। तो वही चाहिए आप लोगों से, तो करो, रज के करो। ऑलराइट। अच्छा, बात करते हैं, मैकफर्सन कहता है कि जो लॉक है ना, वो पजेसिव इंडिविजुअलिस्ट बुर्जुआइजी, यानी कि जो डिक्टेटरशिप ऑफ द बुर्जुआइजी है, या फिर जो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का प्रतिनिधित्व है। तो बताओ, लॉक के लिए ऐसा कहा किसने, मैकफर्सन ने। राइट। तो इसी का बेसिकली हम बात करते हैं, था आलोचक था तथा दो अधिकारों की बात करते हैं, जीवन और स्वतंत्रता से निकले उदारवादी विचार। तो दो अधिकारों, जीवन और स्वतंत्रता से निकले ये कौन कौन है, सीमित संप्रभुता यानी कि सरकार, संवैधानिक शासन और सहमति की शासन। ये तीन चीजें इनके विचार से आपको देखने को मिलता है। तो जैसे हॉब्स के टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत किस तरीके से इन्होंने दिया, और मैंने फिर आपसे कह रहा हूँ कि इनके लिए मैंने एक्चुअली सेपरेट लेक्चर्स बना रखे हैं, जिनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारा का सारा पढ़ा दिया भाई, कुछ नहीं बचा। तो इनका मोटा मोटा देख लेते हैं कि भाई पहला आता है मानव स्वभाव एज ऑलवेज। तो ये क्या बोलते हैं कि नहीं भाई, मानव समाज तो सकारात्मक है। राइट। मानव शालीन, व्यवस्था प्रिय, मेलजोल वाला, विवेकशील, इस तरीके का होता है। ठीक है। और हॉब्स जो होता है, हॉब्स की बात है, लोग भी मानव समानता में विश्वास करता है कि यह सबके अलग अलग होते हैं, है ना। तो इसकी हम बात करते हैं, प्राकृतिक प्रदत्त बुद्धि एवं विवेक बुद्धि के प्रकाश में देवीय प्रकृति का स्फुटलिंग कहकर पुकारती है। दूसरा आता है आपका प्राकृतिक अव्यवस्था, क्या बोला हमने, प्राकृतिक अव्यवस्था, स्टेट ऑफ नेचर, सॉरी, प्राकृतिक अवस्था, नॉट अव्यवस्था, अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर, मत्स्य न्याय, अनार्किकल सोसाइटी। यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं, विच इज अ प्री सोसाइटी थिंग, प्री स्टेट वर्ल्ड। ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर पारस्परिक सहयोग रहेगा, वह शांति की अवस्था रहेगी। ठीक है, ये वाली बात कौन बोलता है, ये बोलते हैं हमारे लॉक। लेकिन हॉब्स ने क्या ऐसा बोला था, नहीं, वो बोलते इस स्टेज ऑफ एनार्की। ठीक है, और यह वही है अकॉर्डिंग टू लॉक, जहां पर लोगों को संपूर्ण स्वतंत्रता है। क्या है, लोगों को संपूर्ण स्वतंत्रता है। यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। फिर आता है भाई, इस समाज में बेसिकली एक सिविल सोसाइटी का होना बहुत जरूरत है, इसलिए क्या करना चाहिए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो प्राकृतिक अवस्था की स्थिति से निपटने हेतु, तो जो विवेकशील व्यक्ति होते हैं वो दो समझौते करते हैं। पहला समझौता करेंगे जिससे बनाएंगे सिविल सोसाइटी, और दूसरा समझौता करेंगे और वो बनाएगा आपका ट्रस्ट। बेसिकली राज्य ही होता है ये, नागरिकों और राज्य के मध्य होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रस्ट के रूप में सरकार की स्थापना करेंगे। हॉब्स ने एक ही बनाया था, याद रखना। लेकिन लॉक ने ये वाली बात समझी कि दिक्कत हो सकती है, अगर राज्य खत्म हुआ तो आपका सोसाइटी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, राज्य खत्म हुआ तो समाज तो रहेगा, तो समाज रहेगा तो वापस राज्य बनाया जा सकता है। तीन चरण होंगे इसके। पहला चरण होता है, अनुबंधकर्ताओं द्वारा समुदाय की स्थापना की जाएगी। द्वितीय आता है आपका, सरकारी संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। और तीसरा आता है आपका, कर लगाने वाले प्राधिकरण की स्थापना। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो सहमति है, उन लोगों की सहमति के बिना उनकी संपत्ति को जब्त नहीं कर सकते, और ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संपत्ति के तो बड़े सपोर्ट। अच्छा, एक टर्म यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, इसको हम बोलते हैं मेफ्लार, मैफ्लार कॉम्पैक्ट। 1620 का ही है। ठीक है। कॉम्पैक्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ये। इसे समझौता है यार, है ना, मैफ्लायर समझौता है। तो ये समझौता मैफ्लायर जहाज पर उन प्यूरिटन्स, जो हम बात करते हैं प्रोटेस्टेंट ने किया था, जो ब्रिटिश सम्राट जेम्स वन के धार्मिक अत्याचारों से बचने के लिए अमेरिका जा रहा था। और इस मैफ्लार दस्तावेज द्वारा संसार के प्रथम बार लिखित व संवैधानिक सरकार का ढांचा प्रकट हुआ, जो बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका बना। कितनी बड़ी बात है। तो मैफ्लार समझौता कितना बड़ी बात है कि भी कौन सा राज्य यहां से बनने को निकला, अमेरिका। ठीक। ओके। वही जॉन लॉक ने सरकार के अंग भी बताए हैं, कौन कौन से हैं। पहला विधायिका है, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा संघीय शक्ति। तो विधायिका में सबसे सर्वोच्च है ये, और ये न्याय ट्रस्ट का काम करती है, जनता के द्वारा ट्रस्ट पर इसको काम किया गया है। कार्यकारी कार्यपालिका, जो कि एग्जीक्यूटिव होता है, ये एग्जीक्यूटिव है। कार्यपालिका अर्थात राज्य का जो विधानमंडल है उसके अधीन है, राजा जो है विधानमंडल के अधीन है। लोक न्यायपालिका को कार्यपालिका का ही एक अंग मानता है। संघीय शक्ति होता है, इसका संबंध आज के विदेश विभाग से। ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं लोक के संप्रभुता संबंधी, तो प्रभु सत्ता से, यानी कि सुपर पावर, या फिर सोवरेनिटी बोल लो आप इसको, सोवरेनिटी। तो सोवरेनिटी के कितने प्रकार मानते हैं, ये दो प्रकार। पहला निद्रित प्रभु सत्ता, दूसरा जागृत, एक सोता हुआ और एक जागा हुआ। तो जो स्लीपिंग होती है वो समुदाय के पास होती है, और जो जागृत होती है वो राजा के पास। कुल मिला के ये बोल रहे हैं, एक पैसिव होती है, एक एक्टिव होती है। ठीक है। तो उसकी बात है, बारकर ने बताया कि लोग ने राजनीतिक सिद्धांत में कम से कम चार संप्रभु हैं।
एक तो लोगों का, समुदाय का, दूसरा विधायी का, और चौथा कार्यपालिका, विच इज an interpretation not relevant for the examination. अब लोग यहाँ पे दो तरीके की सहमति की बात बताता है कि पहले होता है प्रत्यक्ष सहमति, तो ये कॉमनवेल्थ के निर्माण के समय दी जाती है। तो लोग वयस्क होने पर राज्य के यानी कि जो कॉमनवेल्थ के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कंसेंट। यहाँ पर लोग होते हैं कि जो राज्य के पास जो व्यक्ति के पास किसी भी व्यक्ति में राज्य में संपत्ति, पदाधिकार या उसके कानूनों के प्रति वफादारी हो, तो यह अप्रत्यक्ष सहमति मानी जाती है। इसमें शपथ घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। इसकी हम बात करते हैं। ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देखते हैं। जैसे सीबी मैकफरसन है, वो कहता है कि लॉक जो है बुर्जुआ यानी कि जो पूंजीपति वो होते हैं ना, कैपिटलिस्ट जो होते हैं, उन समाज का प्रवक्ता व सिद्धांतकार था। ठीक है, यानी कि लिबरल लोग और जो पूंजीवादी पूंजीवादी लोग जो है, जैसे प्रॉपर्टी का सिद्धांत इनका लेकर के आए, तो उससे लेकर के ना ये लोग कहते हैं कि उनका सिद्धांतकार है। सीबी मैकफरसन बोलते हैं, वो तो छोटे के बेहतर ही है। चार्ल्स वुड कहते हैं लोगों की कृषि पूंजीवाद का प्रवक्ता है। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा ये पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्वत्व मूलक आम व्यक्तिवाद। ठीक। तो इसके हम बात करते हैं, इसमें संपत्ति, लाभ, पद, सम्मान आदि का समाज में बंटवारा योग्यता व क्षमता के आधार पर होना चाहिए। क्या बोला? अगर बंटवारा होगा तो योग्यता व क्षमता के आधार पर होना चाहिए। इसका कारण यह है कि अपने शरीर व्यक्ति अपने शरीर, बुद्धि और अपनी क्षमताओं का मालिक स्वयं है। वह इनके लिए समाज का ऋणी नहीं है। तो इस प्रकार जो इंडिविजुअल पजेसिव इंडिविजुअलिज्म है, आवश्यकता आधारित समाजवाद की बजाय योग्यता आधारित उदारवाद का समर्थक है। और सीबी मैकफरसन कहते हैं अपनी पुस्तक में कि मतलब इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक हॉब्स एंड लॉक, है ना, 1962 में। हॉब्स और लॉक को ये बोलते हैं कि पजेसिव इंडिविजुअलिस्ट है वो, वह पूंजीवादियों के समर्थक भी है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स है, उन्होंने क्या बोला है लॉक के बारे में, वो देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले आता है आपका वोल्टेयर। तो वोल्टेयर ने क्या बोला? शायद ही लोग लॉक से अधिक संत समान, अधिक व्यवस्थित असाधारण व्यक्ति, अधिक सटीक तर्कवादी कोई विचारक हुआ जो इतना है, वो जितना कि जॉन लॉक। ठीक है। सिबली का इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोफेसर वान डेनिंग बोलते हैं लॉक ने दोहरे समझौते का प्रतिपादन नहीं किया है। हाँ, सिंपल है, नहीं किया। ठीक है। सीबी मैकफरसन है, मैक्सी है। मैक्सी क्या कहता है? कि मैक्सी कहता है कि लॉक ने व्यक्तिवाद को अजय राजनीतिक तथ्य बनाया। सेबाइन बोलते हैं लोक के प्रभाव की चरम परिणति 18वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका और फ्रांस में होने वाली क्रांतियों के रूप में देखी गई। कितनी बड़ी बात है, ये इंपॉर्टेंट है। इस सिबाइन की जो बोले गए वो बहुत जरूरी है। और दूसरा सिबाइन क्या बोलता है? लोक के क्रांति बोलते हैं लॉक के क्रांति के अधिकार के बारे में आग्रह के बावजूद वह क्रांतिकारी नहीं था। ठीक है। फिर लास्की बोलता है कि लॉक ने राज्य को एक विशाल अर्थभार वाली कंपनी माना है और लॉक के प्रश्न आज भी हमारे सामने प्रश्न है। ठीक है, कितनी बड़ी बात बोला ये। अच्छा, एक वर्ड आता है लोकियन प्रोविजो। क्या बोलते हैं इसको? लोकियन प्रोविजो। इसको अंग्रेजी में हिंदी में बोलेंगे लॉकियन शर्तें। अब क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा कि भाई किससे रिलेटेड है ये? तो सीधी सी बात है, जो इनका श्रम का सिद्धांत है ना लॉक का, वही उससे रिलेटेड है कि भाई वही नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन अगर कोई ने उसमें अपना श्रम दे दिया तो क्या हो जाएगा? वो उसकी संपत्ति बन जाएगी, पर कितनी होगी, लिमिटेशन होगा। तो दूसरों के लिए छोड़े, हैं सब हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो अब रॉबर्ट नॉजिक हैं, उन्होंने अनार्की स्टेट उटोपिया में भी इसके बारे में लिखा है कि लॉक एंड प्रोविजो शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है उसके अंदर। और इससे बाकी लोगों की स्थिति पहले से ज्यादा खराब ना हो, जो लॉक इन शर्तों में एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त भी है। ठीक है। और इसी के साथ आपके लॉक भी खत्म होते हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे जीन जेकस रूसो की। पर प्लीज लाइक जरूर करके जाना, इसको शेयर करो जितना ज्यादा हो सके, और जितना ज्यादा हो सके इसको पहुंचाओ यार, है ना, लोगों तक और भी अच्छे से, और भी ज्यादा जो है अच्छी क्वालिटी में आपको लेक्चर्स आते रहेंगे, और हम जो है काम करते रहेंगे आपके लिए। ठीक है। बस सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ वेरी नाइस